ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक। हमने थियरी किचन को पूरा कंप्लीटली डिटेल में डिस्कस किया, अंडरस्टैंड किया और देखा कि केस के बारे में, केस में क्या क्या है हमारे लिए। अगर एक जल्दी से ओवरव्यू रीकैप ले लें तो सर 2017 में थियरी ने अपनी जॉब छोड़ के टीके स्टार्ट किया और 2019 में वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गया। इतनी तेज़ी से ग्रो किया वो, आज 4 कंट्रीज़ में है यूरोप की और 8 सिटीज़ में है और हर एक शहर में एक किचन मौजूद है। और उसने गैप आइडेंटिफाई किया डिलीवरी बिजनेस में, कुक्ड मील की, होम कुक्ड हाई क्वालिटी मील्स की डिलीवरी बिजनेस में। और हर एक किचन की 2200 कैपेसिटी है मील्स बनाने की। सारा इन हाउस है, सब कुछ वो खुद कर रहे हैं। और हेड ऑफिस में टीके काम थियरी काम करता है। कंट्री एच में उसका हेड ऑफिस है और मेन किचन के बराबर में ही है। और हर एक किचन को वो महीने में एक दफ़ा विजिट करता है। थियरी और बाकी सारे डायरेक्टर्स मिलके मेजर डिसीजन मेन्यू के, लोकेशंस के लेते हैं। हर किचन का एक मैनेजर है और उसके अंडर हमने आगे पढ़ा कि 10 फुल टाइम शेफ्स हैं और असिस्टेंट्स भी मौजूद हैं, मील पैकर भी मौजूद हैं, राइडर्स भी मौजूद हैं। ठीक है ना। और मैनेजर की जिम्मेदारी मेन जो है वो इन्वेंट्री और एचआर की है। और टीके ने जो इतना रैपिड एक्सपेंशन किया वो रिटेन प्रॉफिट और $15 मिलियन के लोन से किया। डिविडेंड वो ठीक ठाक दे रहे हैं, अबव केटरिंग इंडस्ट्री दे रहे हैं। और एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट कुछ इस तरीके से थे कि 2017 से 2019 जो जो वो ग्रो किया, 2020 में तमाम उन यूरोपियन कंट्रीज में, सिटीज़ में रिसेशन आ गया जहाँ टीके लोकेटेड था। और 2020 मुश्किल था, गवर्नमेंट ने सपोर्ट की, लोन्स भी दिए, उसमें टीकों को भी सपोर्ट मिली, कुछ ग्रांट्स मिली। लेकिन उसके बाद से उन तमाम यूरोपियन सिटीज़ में इकोनॉमिकल अप फ्रंट था, ग्रोथ थी, तो टीके को फ़ायदा हुआ। और दूसरा ये कि सोशल और टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से आ, लोगों ने डिमांड क्लाउड किचन्स की बढ़ा दी है, मील्स की बढ़ा दी है, डिलीवरी मील्स की बढ़ा दी है। तो सर टीके के लिए ये एक एक्सटर्नल फैक्टर थे। मार्केटिंग के बारे में हमें पता चल गया था कि मार्केटिंग ये लोग, इनकी यूएसपी जो है फूड तो है, पैकेजिंग पे बड़ा फोकस है इनका, क्वालिटी पे, चॉइस पे। और वो ऑपरेशन डायरेक्टर ने कहा कि हालांकि हम वेबसाइट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू मार्केट करते हैं, लेकिन वो ये समझता है कि बिजनेसेस और हाउस होल्ड्स को लीफलेट्स के थ्रू टारगेट किया जाए। और फिर बता दिया कि एक एवरेज ऑर्डर $29 का बनता है, $8 उनकी मील की प्राइस है और 3 मील ऑर्डर होते हैं एक ऑर्डर में। और $5 का उनका डिलीवरी चार्जेस हैं। इनोवेशन में वो कह रहे हैं कि सर हम ऑटोमेटेड ड्राइवरलेस डिलीवरी व्हीकल्स लेकर आ रहे हैं और उसके लिए फंड्स चाहिए $1.5 मिलियन के, जो कि लोन के थ्रू और एक्स्ट्रा एडिशनल शेयर्स बेच के कमाए लेकर आया जा सकता है ये पैसा। फिर ये मेजर कंसर्न था कि टीके का किचन जो है वो लेबर इंटेंसिव है। एक प्रॉब्लम इन्वेंट्री से रिलेटेड ये टीके को आता है कि फूड की ऑर्डर की या ट्रेंड की प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए कुछ मील्स ओवर प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि फूड वेस्ट है और शॉर्टेज भी आती है। तो वो जस्ट इन टाइम लेकर आना चाह रहे हैं इन्वेंट्री को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए। फिर बताया कि फूड उनका यूएसपी है और उसी पे वो काम कर रहे हैं। और तमाम एम्प्लॉयज़ के बारे में हमें बताया कि 10 फुल टाइम शेफ्स हैं, कुछ परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट, उनमें सभी वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। बाकी किचन असिस्टेंट और मील पैकर्स, डिलीवरी राइडर्स, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयज़ हैं और 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। और ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो शेयर होल्डर्स भी हैं, क्योंकि बोनस जो है वो शेयर फॉर्म में दिया जाता है। टीके का जो किचन टू है वो तंग कर रहा है और वो बिल्कुल डाउन हुआ हुआ है, उसकी सेल्स पिछले 6 महीनों में बहुत नीचे जा रही हैं। और सिवाय सैटरडे के अब वो 1000 मील्स पे ऑपरेट कर रहा है, विच इज़ नॉट इवन हाफ। टीके के डायरेक्टर्स ने ग्रो करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए दो ऑप्शंस कंसिडर किए हैं। पहला ऑप्शन के अपने ही उन 8 सिटीज़ में हाई एंड लग्जरी रेस्टोरेंट ओपन करो, जो कि कुछ और आइटम्स भी ऑफर करेगा, लोकल स्पेशल आइटम्स भी ऑफर करेगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं टीके की प्रोडक्ट रेंज को ऑफर एक्सटेंड करो,
इसमें वेजिटेबल स्नैक्स आएंगे और उसमें एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर को टेक ओवर करना पड़ेगा। ये समरी है केस की। अब चलते हैं हम इसके एक सवाल की तरफ, जिसका 20 मार्क का क्वेश्चन है। 20 मार्क का सवाल का मतलब है कि दिस बिलोंग्स टू पेपर 4। नाउ दिस बिलोंग्स टू पेपर 4। दो सवाल 40 मार्क, तो 20-20 मार्क के सवाल, तो दिस बिलोंग्स टू पेपर 4। और यहां पर पेपर 4 में आपके पास 20 मार्क्स का सवाल होता है। इसका मार्किंग देखते हैं कि मार्किंग क्या है, और फिर सवाल पढ़ते हैं। जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, यू हैव 3 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन, 8 मार्क्स फॉर एनालिसिस एंड 7 मार्क्स फॉर इवैल्यूएशन। तो नॉलेज के 3 नंबर, 2 नंबर आपके एप्लीकेशन के हैं, 8 नंबर इवैल्यूएशन एनालिसिस के हैं, और 7 नंबर आपकी इवैल्यूएशन के हैं। ये 20 मार्क्स का ब्रेकअप है। अब कुछ भी नहीं लिखना, इसके अकॉर्डिंग लिखना है। सवाल कह रहा है इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस टू टीके ऑफ कंटिंजेंसी प्लानिंग when implementing strategies to diversify the activities of the business। अच्छा, अब मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। क्या केस में हमने ये पढ़ा कि टीके के डायरेक्टर्स डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं? यस प्लीज। हमजा, मरियम, शयान, क्या टीके के डायरेक्टर्स बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का सोच रहे हैं? यस सर। तो डाइवर्सिफिकेशन में अब चाहे वो रेस्टोरेंट में जाना चाह रहे हैं, मेरा सवाल, क्या उनके पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस है? क्या उनके पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस है? अच्छा, इज रेस्टोरेंट एंड क्लाउड किचन सेम? क्या रेस्टोरेंट की वर्किंग और क्लाउड किचन की डिलीवरी बिजनेस की वर्किंग सेम होती है? नो सर, उनकी वर्किंग सेम नहीं होती। रेस्टोरेंट की वर्किंग और क्लाउड किचन की वर्किंग बहुत डिफरेंट होती है। दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। और टीके के पास रेस्टोरेंट चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा सवाल है, मेरा सवाल, क्या फेलियर्स आ सकते हैं? क्या एमरजेंसीज, एक्सीडेंट्स आ सकते हैं when they are looking to launch restaurant? Can there be crisis, emergencies while operating restaurants? Mariam, can there be emergencies, accidents, hazards when switching towards restaurant? Yes sir, yes sir। तो क्या टीके को कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए? क्या टीके को कंटिंजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए? तो अब सवाल यही तो है, एग्जामिनर पूछ रहा है उस कंटिंजेंसी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इवैल्यूएट करनी है। इवैल्यूएट इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिंजेंसी प्लानिंग। कंटिंजेंसी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस इवैल्यूएट करनी है। एक और चीज सर, ऑप्शन 1 तो रेस्टोरेंट का था, ऑप्शन 2 में क्या वो वेजिटेबल स्नैक्स ऐड ऑन कर रहे हैं? क्या एक नया मील, डिफरेंट कैटेगरी ऐड करने में कंटिंजेंसीज आ सकती हैं, रुकावटें आ सकती हैं, फेलियर्स आ सकते हैं, क्राइसिस आ सकता है, इमरजेंसीज आ सकती हैं, एक्सीडेंट्स आ सकते हैं। और सर उसके साथ साथ वो एक स्मॉल मैन्युफैक्चरर को भी टेक ओवर कर रहे हैं, तो टेक ओवर में भी तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हमने पढ़ा है टेक ओवर्स आर नॉट इजी।
कल्चरल क्लैशेस आ सकते हैं ना, वो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो सर जाहिर सी बात है, जब उधर हैजर्ड्स आ सकते हैं, क्राइसिस आ सकता है वहां, तो सर उस क्राइसिस के लिए भी बैकअप चाहिए होगा, मैनेजमेंट चाहिए होगी, कंटिजेंसी प्लानिंग। तो अब एग्जामिनर कह रहा है उसके लिए भी आपने कंटिजेंसी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है कि भैया क्या इंपॉर्टेंस है कंटिजेंसी प्लानिंग की। तो मैं आपके सामने 20 मार्क्स के इस पूरे क्वेश्चन का एक मॉडल आंसर ओपन कर रहा हूं। ये रहा एक मॉडल आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया। इसको पढ़ते हैं और देखते हैं यहां पे क्या बात हुई है और किस तरीके से नॉलेज एप्लीकेशन एनालिसिस एवेल्युएशन आप अप्लाई करोगे अपने आंसर में। फॉलो करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा। कह रहे कंटिजेंसी प्लानिंग is to prepare organization's resources for unlikely events that may have a significant impact on business and its working। अच्छा, यहां हमने अभी एग्जामिनर को सिर्फ कंटिजेंसी प्लानिंग बताया है, उसकी इंपॉर्टेंस की अभी हमने कोई बात नहीं की है, उसकी इंपॉर्टेंस पे अभी कोई बात नहीं की है। ये एक किक स्टार्ट है हमारे आंसर का, इसका एज सच कोई मार्क नहीं है। इसको हम वैसे तो नॉलेज में काउंट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल में उसने ये नहीं बोला कि कंटिजेंसी प्लानिंग क्या है, सवाल कह रहा है कि कंटिजेंसी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पर कमेंट करना है। तो इंपॉर्टेंस पे कमेंट जो है वो नॉलेज हो जाएगी। इंप्लीमेंटिंग अ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी कैन बी वेरी टफ एज disruptive events may occur. Having a contingency plan will enable a business to prepare itself beforehand for any possible disruptive event that may occur either with option 1 or 2। तो हमने यहां इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में एग्जामिनर को बड़ा क्लियरली बता दिया कि भाई हमें पता है कि कंटिजेंसी प्लान बैकअप प्लान होता है, और जब भी डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कोई कंपनी इंप्लीमेंट करी हो, कोई बिजनेस इंप्लीमेंट कर रहा हो, तो उसमें डिस्ट्रप्टिव इवेंट्स आ सकते हैं और वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना बड़ा टफ हो जाएगा। तो कंटिजेंसी प्लान होने से बिजनेस अपने आप को पहले से रेडी रखेगा, बैकअप रेडी रखेगा, उन तमाम रिसोर्सेज को रेडी रखेगा जिसमें उसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चाहे वो ऑप्शन 1 हो या 2। ये हमारा एक किक पैराग्राफ है, हमें इससे अपने आंसर को लिखने में आसानी होती है, एक किक स्टार्ट मिल जाता है, जस्ट लाइक पुशिंग अ कार। अब आप देखो हम यहां पे एग्जामिनर को क्या बता रहे हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट will firstly allow TK to identify all the potential major hazards that could occur। ये इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि सर जब टीके क्राइसिस मैनेजमेंट कंटिजेंसी प्लानिंग करेगा तो वो अपने तमाम उन पोटेंशियल हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकेगा जो कि सामने आ सकते हैं। फूड से रिलेटेड क्या हो सकता है, सच एज फायर इन रेस्टोरेंट। तो देखो ये एप्लीकेशन रेस्टोरेंट और किचन और रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम फेलियर। अब आप देखो हम एप्लीकेशंस पे मुस्तकिल बात करें कि रेस्टोरेंट बुकिंग सिस्टम फेलियर भी आ सकता है, और तो आप देखिए नॉलेज को भी केटर किया और एप्लीकेशन को भी केटर किया, कि बता दिया कि भाई जब वो क्राइसिस मैनेजमेंट करेगा तो सबसे बड़ा फायदा ये कि वो तमाम उन हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा, कर सकेगा जो हो सकते हैं, जैसे कि रेस्टोरेंट में फायर, एप्लीकेशन भी बता दी। अब उसकी इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं। वंस बिजनेस आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल हैजर्ड, then business will analyze the likely chances of its occurrence, and then business can prepare a contingency plan such as। अब देखो, अब आप देखें पूरा स्ट्रैटेजी के थ्रू बता रहे हैं
कि सर एक दफा जब वो क्राइसिस मैनेजमेंट अप्लाई करेंगे तो हैजर्ड्स आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले तो लिस्ट ऑफ हैजर्ड्स बनेगी। जब लिस्ट ऑफ हैजर्ड्स बन सकेगी तो वो उसको एनालाइज कर सकते हैं कि इसमें से किस किस हैजर्ड के कितने चांसेस हैं अकर होने के। जब एक दफा उन्हें ये आइडिया हो जाएगा कि अच्छा एक इवेंट इतनी दफा या इसके चांसेस ये हैं, तो वो अपने बैकअप प्लान तैयार कर सकेंगे, जैसे कि इंस्टॉलिंग फायर फाइटिंग सिस्टम or keeping fire extinguishers at approachable points so that damage can be minimized। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिजेंसी प्लानिंग, कि कंटिजेंसी प्लान होने से इम्पैक्ट डैमेज मिनिमाइज किया जा सकता है। अलोंग साइड कीपिंग कस्टमर्स एम्प्लॉयज सेफ्टी एज प्रायोरिटी। सर इसके साथ साथ हम कस्टमर और एम्प्लॉयज की सेफ्टी भी इंश्योर करेंगे अगर हमने फायर फाइटिंग सिस्टम रखा हुआ विच विल इंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड देन कस्टमर लॉयल्टी। अब आप देखो हम चेन ऑफ इफेक्ट बना रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के। सबसे पहले तो लिस्ट करेंगे कंटिजेंसी को, फिर उनके पॉसिबल अक्रेंस चांसेस परसेंटेज और उसके हिसाब से उनकी तैयारी। तो जब तैयारी हम करेंगे तो हमारे कस्टमर की इन सेटिस्फैक्शन, कस्टमर और एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इंश्योर होगी, जिससे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, कस्टमर लॉयल्टी लीडिंग टू हाई पोटेंशियल सेल्स। अब आप देखो कॉज एंड इफेक्ट भी किया और अब अगेंस्ट में भी बात कर रहे हैं। हाउ एवर कंप्लीट एनालिसिस करने जा रहे हैं। हाउ एवर कंटिजेंसी प्लानिंग कैन बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब कंटिजेंसी प्लानिंग के प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं साथ साथ, एंड एक्सपेंसिव, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आइडेंटिफाइंग द possible events, it's more of a process that needs to be trained, which would be quite difficult and costly। बता दिया एग्जामिनर को कि सर जहां इसके फायदे हैं कि हाँ भाई कस्टमर लॉयल्टी होगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर बार बार हमारे रेस्टोरेंट्स में आएंगे तो सर पोटेंशियल सेल्स बढ़ेंगी, लेकिन कंटिजेंसी प्लान इतना आसान नहीं है। ये सिर्फ पॉसिबल इवेंट्स आइडेंटिफाई करना नहीं है, बल्कि एक पूरा प्रोसेस है जिसमें ट्रेनिंग इन्वॉल्व है, तो ये कॉस्टली भी और डिफिकल्ट भी है। तो आप देखो यहाँ हमारे पहला जबरदस्त एनालिसिस का पॉइंट कंप्लीट होता है। हियर वी आर विद द एनालिसिस पार्ट। तो अब आप देखो अब तक एज ऑफ राइट नाउ वन नॉलेज, couple of applications over here, couple of applications, and a heavy duty 4 marks of analysis। हैवी ड्यूटी ये कंप्लीट पॉइंट है एनालिसिस का। इसमें हमने चेन ऑफ सीक्वेंस, चेन ऑफ इफेक्ट भी दिया है और उसके साथ साथ हमने टू साइड भी बात की, दोनों साइड भी बात की, तो इट्स अ कंप्लीट एनालिसिस। लेकिन अभी तो एक ही नॉलेज पॉइंट था। नॉलेज पॉइंट तो दो है हमारे पास, तीन है रादर, और दो एप्लीकेशन है। तो आगे देखते हैं। अब आगे देखिएगा क्या हुआ हमारे पास। सर फूड रिलेटेड बिजनेस like TK are very prone to events related to food contamination that could lead to health issues। अब आप देखें, हमने यहां पे बड़ा क्लियरली बताया एग्जामिनर को कि भाई फूड रिलेटेड बिजनेसेस बहुत कॉमन है, हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड उनको इश्यूज आएंगे। फूड कंटामिनेशन बहुत कॉमन है। एस टीके ऑपरेट्स इन 4 यूरोपियन कंट्रीज, ये एप्लीकेशन आ गई, वेयर दे हैव स्ट्रिक्ट कंज्यूमर लॉस। Events like diarrhea or food poison resulting from TK foods would have a significant impact on brand image and can lead to fines and penalties। ये एनालिसिस चल रहा है, ये एनालिसिस पहले हो रहा है, नॉलेज का पॉइंट इसमें बाद में आएगा। सो recognizing it as a potential hazard may actually reduce the chances of the event occurring। knowledge। अब यहां पर एग्जामिनर को हमने थोड़ी सी एनालिसिस ऊपर करके दे दी
कि यार फूड रिलेटेड बिजनेस में तो बड़ा कॉमन है फूड कंटामिनेशन, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। और टीके तो वैसे ही 4 यूरोपियन कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है, जहां पर बड़े स्ट्रिक्ट लॉज होंगे, डेफिनेटली बड़े स्ट्रिक्ट हेल्थ एंड कंज्यूमर लॉज होंगे। तो अगर कोई डायरिया या फूड पॉइजन आ गया तो बड़ा सिग्निफिकेंट बुरा इमेज जा सकता है, हमारे ब्रांड इमेज पे के ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अगर आप इसको एज अ हैजर्ड आइडेंटिफाई करते हो तो इसको चांसेस आप कम कर लोगे। ये आपने बेनिफिट बताया, इंपॉर्टेंस, हैविंग द इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिजेंसी प्लान। अब इससे क्या होगा? विच विल इंश्योर कस्टमर्स एंड स्टाफ that their safety is priority, which will ensure storing strong public relations. However, अब आप देखो, कुछ ऊपर पॉइंट्स बता चुके थे, कुछ यहां पे कनेक्शन दिया, और अब आगे दूसरी तरफ बात कर रहे हैं, टू साइडेड आर्ग्यूमेंट। However, it is almost impossible to plan for each and every single crisis, and dynamic market conditions means that plan needs to be updated to ensure that plan doesn't go out of action, which is expensive and requires proper management. ये रहा आपके पास आपका दूसरा बड़ा एनालिसिस का पॉइंट, कि सर यहां पर हमने एग्जामिनर को बड़ा क्लियरली बताया कि भाई साहब, जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ फूड कंटामिनेशन एक हैजर्ड है और एक क्राइसिस है, तो हम इसकी काम करेंगे इसके ऊपर। तो इससे ये होगा कि कस्टमर को और स्टाफ को ये एक श्योरिटी मिलेगी कि हम उनकी सेफ्टी का ख्याल रखते हैं, जिससे एक पब्लिक रिलेशन स्ट्रांग होगा हमारा। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि हर एक क्राइसिस के लिए हम तैयार हों। हर एक क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना, और खास तौर पे डायनेमिक मार्केट कंडीशंस में, जहां मार्केट कंडीशंस इतनी रैपिडली चेंज हो रही होंगी, तो सर वहां पर बड़ा मुश्किल है हर एक चीज के लिए इंश्योर करना। तो ये हमने एग्जामिनर को बताया। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? तो सर एज ऑफ राइट नाउ, अकॉर्डिंग टू द मार्किंग क्राइटेरिया, हमने 3 नंबर नॉलेज के गेन कर लिए हैं। आ, एक हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में, एक से ज्यादा ही उठा लिए होंगे वैसे तो, एक से ज्यादा ही मार्क्स हमने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में उठा लिए होंगे नॉलेज के। लेकिन नॉलेज का 1 नंबर एटलीस्ट यहाँ है और 1 नंबर एटलीस्ट यहाँ है हमारे पास। तो सर नॉलेज के हमारे पास 3 नंबर आ चुके हैं। एप्लीकेशन हमारे, हम 2 से ज्यादा एप्लीकेशन ऑलरेडी दे चुके हैं, तो वो इंश्योर्ड है। और एनालिसिस के हमारे सर 8 मार्क्स हमारे एनालिसिस के एज ऑफ राइट नाउ सिक्योर्ड हैं। हमने दोनों पैराग्राफ में ठीक ठाक प्रॉपर एनालिसिस करके दिए एग्जामिनर को। अब हमारे पास एक ही चीज रह गई है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मींस जस्टिफिकेशन, कंक्लूजन, जजमेंट, रिकमेंडेशन, our opinion, questioning the examiner, making the things like depending on the factors। तो वो फैक्टर्स रेस करके लाना यहाँ पे, वो इवैल्यूएशन है। तो अब देखो इवैल्यूएशन इसकी किस तरीके से होगी। क्या इवैल्यूएशन में हमने क्या पॉइंट्स रेस किए इवैल्यूएशन में? कंटिजेंसी प्लानिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंस पे बात कर रहे हैं, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ द डाइवर्सिफाइंग ऑप्शंस, as it ensures safety and quick response to the crisis, minimizing the potential damage that could have happened। पॉजिटिव बात की, पॉजिटिव बात की कि भाई कंटिजेंसी प्लानिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, 1 या 2, चाहे रेस्टोरेंट या चाहे वो वेजिटेबल स्नैक्स, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, कंटिजेंसी प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्राइसिस को अगर क्विकली रिस्पॉन्स कर दोगे तो उसका डैमेज मिनिमाइज हो जाएगा। हाउएवर, अब इवैल्यूएशन, हाउएवर it is equally important that plan success is dependent on who is working on this plan। कि सर क्राइसिस मैनेजमेंट तो बड़ा इंपॉर्टेंस तो उस वक्त उसकी हो जाएगी कि कौन
उसकी प्लानिंग कर रहा है, इज द प्लानर एक्सपीरियंस, हैज रेलेवेंट स्किल्स, इज कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल कंटिजेंसीज। अब आप देखो, ये सवाल हमने एग्जामिनर के सामने रख दिए कि एग्जामिनर साहब हम अग्री कर रहे हैं, एग्जामिनर साहब हम अग्री कर रहे हैं कि कंटिजेंसी प्लानिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस तो इन चार फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि प्लान कौन बना रहा है, उसका कितना एक्सपीरियंस है, क्या उसके पास इस प्लानिंग का रेलेवेंट स्किल्स हैं भी या नहीं, क्या वो तमाम कंटिजेंसीज को आइडेंटिफाई कर रहा है या नहीं। तो ये सवाल रेस करते ही एग्जामिनर को ये बात समझ आ जाएगी कि ओके यू नो द प्रॉब्लम्स दैट कैन द इश्यूज दैट कैन अफेक्ट द इंपॉर्टेंस ऑफ अ कंटिजेंसी प्लान। तो अगर मतलब सीधा सीधा है, अगर इसके तमाम सवाल के जवाब हाँ हो जाएंगे तो उस कंटिजेंसी प्लान की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ जाएगी। और इन तमाम सवालों के जवाब ना हो जाएंगे कि नहीं भाई वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बाद रेलेवेंट स्किल्स नहीं है और वो तमाम कंटिजेंसीज को भी नहीं कंसिडर कर रहा, तो उस कंटिजेंसी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद कम हो जाएगी। Although having a plan would be very vital, but just having a plan is not enough. देखो, प्लान होना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ प्लान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफ नहीं है, काफी नहीं है। It is also very important to convey the full plan to the employees so that it could be activated by anyone and not depend on any particular person. सिर्फ प्लान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान होना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ प्लान होना काफी नहीं है। बाकायदा इसकी फुल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एम्प्लॉयज तक कन्वे होना चाहिए, एम्प्लॉयज को एग्जैक्टली exactly पता होना चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या करना है और इस सिचुएशन में क्या करना है, ताकि ये प्लान फौरन एक्टिवेट किया जा सके जब भी कंटिजेंसी क्राइसिस आए, ये प्लान एक्टिवेट किया जा सके, किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, अब हमने एवेल्युएशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, इज इट वर्थ टू स्पेंड सो मच टाइम एंड मनी ऑन हैविंग सच अ प्लान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये वर्दी है भी इतना टाइम और पैसा इस प्लान पे खर्च करें हम। आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग अ प्लान मोर देन द कॉस्ट ऑफ नॉट हैविंग अ प्लान। मतलब प्लान होने से जो बेनिफिट फायदा होगा, प्लान होने से जो फायदा होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे ज्यादा जो प्लान ना होने की कॉस्ट है तो शायद वो ज्यादा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि यार, प्लान होना क्या हमारे लिए फायदेमंद इतना है कि अगर हम प्लान ना बनाएं तो उसकी कॉस्ट, पता चला प्लान ना बनाया वो कॉस्ट कम है, मतलब हमारे कोई ऐसा हैजर्ड्स हो नहीं रहे और हमने उसका प्लान नहीं बनाया हुआ, तो मतलब उस प्लान पे फिर बिला वजह पैसे जाया करना, उससे बेनिफिट्स इतना आएंगे नहीं जितनी उसकी कॉस्ट लग रही है हमारी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Isn't it better to spend time and resources on avoiding those events from happening rather than planning to recover from if it happens? आप देखें, या आखिरी में इतना क्रूशल सवाल एग्जामिनर को फेंका है कि भाई साहब, क्या ही बेहतर हो कि ये तमाम टाइम, एनर्जी, पैसा, एफर्ट उन इवेंट्स को रोकने में लगा दें कि भाई ऐसे काम करो कि फायर ही ना हो, ऐसा काम कर दो कि सिस्टम फेलियर ही ना हो, कुछ भी ऐसी वर्किंग कर लो, बजाय इसके कि हम इस चीज पे अपनी एनर्जी जाया करें कि ऐसा कोई इवेंट हो जाए तो उससे रिकवर कैसे करें। ये इवैल्यूएशन है जहां एग्जामिनर पे हमने सवालों की बौछार कर दी, ताबड़तोड़ हमले कर दिए। मुझे बताएं, क्या आपको समझ आया ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन? यस प्लीज।